मैंने आपको बताया। अब ऑब्जेक्टिव्स के लिए मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं? कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान, तो ये आपका हो जाएगा 10, क्योंकि वो क्षार हो गया। ठीक है, तो वो आपका हो गया 7 से अधिक, तो वो 10 हो जाएगा। वृक्क एक तंत्र का भाग है, किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन का। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और आहार श्रृंखला घास, बकरी और मानव। तो चलिए 5 ऑब्जेक्टिव है, आगे बढ़। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किस में होता है? यीस्ट में होता है। कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। और पराग कोश में होते हैं परागकण। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बता रहा हूं मैं आपको कि 9 और 10 साइंस पूरा का पूरा हमारे चैनल पर अवेलेबल है। 11-12 फिजिक्स पूरा अवेलेबल है, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एक्टिविटी बेस्ड 1000 से ज़्यादा वीडियो और लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप अगर सारे आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, पूरे पूरे चैप्टर्स को तैयार करना चाहते हैं, साइंस में पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो आप जरूर चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और लगातार कंटिन्यू, क्योंकि अभी लाइव क्लासेस भी होने वाली है। चलिए अब रिक्त स्थान को देखते हैं। तो 7 हमारे रिक्त स्थान है, जैसा कि मैंने कहा 8 नंबर पहले हो चुके सही विकल्प में। अब 7 रिक्त स्थान, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। सामान्य दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी बताइए? ओरस्टेड ने। लक्षणों की वंशागति के नियम दिए मेंडल ने। और लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि 10 साइंस का पूरा पूरा कोर्स चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की भी ढेरों प्रैक्टिस, उसके अंदर बहुत सारे वीडियोस ऑब्जेक्टिव्स के भी हमने अलग से भी चैप्टर वाइज यहाँ डाल दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सही जोड़ी बनाना है, तो आपका सोडियम अतिक्रियाशील धातु है। नेफ्रॉन जो है वो आपका वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। अंतःस्रावी ग्रंथि का संबंध हार्मोन से। द्रव धातु पारा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी। और दिक् सूचक सुई क्या है? छोटा चुंबक है। तो ये हमारे 15 और 7 आपके हो गए 22 नंबर। अब 8 और बच्चे जो एक वाक्य के उत्तर होंगे। इसमें आप देखिए कि शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान हमारा कितना हो गया? 7 हो गया। किस अभिक्रिया में ऊष्मा प्राप्त होती है? वही बात जो कही थी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण। और लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में एक खास बात बता देता हूं, चलिए मैं यहां पर निकाल के बता देता हूं कि लेंस सूत्र जब भी आप लिखें तो 1/v माइनस 1/u लिखिएगा, और दर्पण सूत्र लिखें तो 1/v प्लस 1/u लिखिएगा। इधर तो दोनों में 1/f ही रहेगा, तो ये जरा सा अंतर आप कर लीजिए, तो इनमें से कोई एक एग्जाम में जरूर आता है, हर बार आता है। पुष्प में नर जननांग पुंकेसर, मनुष्य का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क, और जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक होगा उसे हम कहते हैं सेल। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए। तो 22 और 8 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 2-2 अंक के क्वेश्चंस पर हम आएंगे। अब 2 अंक में आप देख लीजिएगा कि 2 अंक के अंदर आपका एक क्वेश्चन आएगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, मतलब पहले चैप्टर से आएगा। तो इसमें मैंने विकृत गंधिता को लिया है, और लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, इस प्रश्न को लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनके आंसर्स आपको 2 अंक में कितना छोटा लिखना है कि पूरे अंक आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए, तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री को जब आप लंबे समय तक रखते हैं तो वो क्या होती है? उपचयित हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। उससे क्या होगा? उनका गंध और स्वाद बदल जाता है और वो खाने लायक नहीं रहती है। इसे ही कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब गंध और स्वाद दोनों बदल गए। अब लोहे की वस्तु को आप पेंट क्यों करते हैं? तो उसको जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। वो क्या करता है कि जब लोहे की वस्तुएं जो है, लोहे की वस्तुओं को जो है वो पेंट क्या करता है? आर्द्र वायु के सीधे संपर्क में आने से बचाता है, जिससे वो संक्षारित नहीं होती। बहुत शॉर्ट और बहुत स्पेसिफिक उत्तर यहाँ पर आपको दिया है। आप चाहें तो जंग का सूत्र भी यहाँ लिख सकते हैं, Fe2O3.XH2O। जरूरत नहीं है, 2 अंक में इतना उत्तर पर्याप्त रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 2-2 अंक के अंदर आपकी अगर हम बात करें तो परावर्तन और अपवर्तन ऐसे चैप्टर हैं जिसमें 2-2 अंक के 2 प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। आपका जो परावर्तन अपवर्तन वाला पार्ट है आप ध्यान रखिएगा, उसमें 2-2 अंक के कितने प्रश्न आने वाले हैं? 2-2 अंक के आपके 2 प्रश्न आने वाले हैं। तो ये जो 10वां चैप्टर आपका है परावर्तन वाला, इसमें देखिए तो अपवर्तन क्या है? छोटा बन सकता है इसमें 2 अंक में। परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है? कि जब प्रकाश एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। बस उतना ही लिखना पर्याप्त होगा 2 अंक में। और अगर वो आवर्धन पूछ ले तो आवर्धन तो लेंस में भी होता है और दर्पण से भी होता है। तो कोई भी वस्तु है उसके प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उसका
आवर्धन कहते हैं, इतना लिख देना पर्याप्त होगा और बहुत सटीक उत्तर है। और 2-2 अंक के 12 प्रश्न आने वाले हैं, तो 12 दूनी 24 अंक आपके रहेंगे 2-2 अंकों के, तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपका एक प्रश्न 2 अंक का कहाँ से आया है, ये परागण वाला जो आपका चैप्टर है, इससे आपके 2 अंक का एक प्रश्न आया है। तो इसमें आप देखेंगे कि परागण क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है और बहुत छोटा सा लिखना है कि पुष्प में पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। और द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, तो बहुत सरल उत्तर मैंने इसका भी बनाया है कि द्विखंडन में कोशिका विभाजन में एक जीव 2 भागों में बढ़ता है और बहुखंडन में वो कई भागों में बढ़ जाता है। दोनों का उदाहरण दे दीजिएगा, द्विखंडन अमीबा हो जाएगा और बहुखंडन में ये मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वगैरह हो जाएगा। तो ये 2 अंक का एक प्रश्न आप यहाँ से भी इस पर ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, मैं यही कह रहा था कि 2-2 अंक के 12 क्वेश्चन है, तो आगे देखते हैं। ओके, अब वही मैंने कहा था परावर्तन अपवर्तन से 2 प्रश्न होंगे, तो डेफिनेटली एक प्रश्न परिभाषा का जरूर आएगा। तो आप चारों परिभाषाएं तैयार करके जाइएगा। जैसे वक्रता केंद्र की परिभाषा आपकी होगी कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। एक्चुअली दर्पण जब तैयार किया जाता है तो वो जिस गोले से उसको तैयार किया जाता है उसका जो सेंटर बनता है उतनी दूरी पर गोली दर्पण का वक्रता केंद्र बन जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस तो आप बता दीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरणें हैं वो दर्पण से टकराने के बाद जिस पॉइंट पर होकर, जैसे ऐसे आती किरणें और दर्पण से टकराती है और फिर ऐसे आगे एक पॉइंट पर मिल जाती है, उसको अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो 2-2 नंबर के 2 प्रश्न जो है ये परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर से आने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट 2 अंक का क्वेश्चन लेते हैं। आयनिक यौगिकों के 2 गुण लिखिए। तो ये आपका आयनिक यौगिकों के 2 गुण मतलब धातु अधातु वाले चैप्टर से है। तो उच्च गलनांक और क्वथनांक ठोस होते हैं और थोड़े कठोर होते हैं। इसके अथवा में आप ले सकते हैं एक बड़ा मजेदार प्रश्न, धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर। तो आप आघात वर्धनीयता का ले लीजिएगा और तन्यता का ले लीजिएगा। इससे फायदा होगा ये 2 लिखने से कि अलग से भी 2 नंबर में परीक्षा में आ जाते हैं। तो धातुओं का वह गुण, धातु में ये गुण होता है और अधातु में यह नहीं पाया जाता है। आघात वर्धनीयता धातुओं को पीट कर उसकी चादर बनाते हैं ये गुण। और तन्यता क्या है, ये भी गुण धातु में होता है, अधातु में नहीं होता, कि धातुओं को खींचकर उनकी लंबे तार बनाए जा सकते हैं, इसको हम तन्यता कहते हैं। तो ये अधातुओं में नहीं पाया जाता। तो ये 2 बहुत सरल आपके हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट आपका जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम से भी आपका क्या हो रहा है, 1-2 नंबर का प्रश्न है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, सूर्य से ऊर्जा प्रकाश के रूप मिलती है और मृदा से मिल जाता है जल। तो ये तीनों मिलकर आपका प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री है जिससे आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, देखिए 2 बहुत सटीक बिंदु मैंने तैयार किए हैं इसको लेकर। अगर मान लीजिए इन नियर फ्यूचर ये ऐसा हो जाता है कि यहाँ से जैव प्रक्रम में अगर ये 4 नंबर में भी आ जाता है लार की भूमिका का, तब भी ये उत्तर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में उत्तर बहुत अच्छा है। लार ग्रंथियों से लार निकल कर कहाँ मिलती है, भोजन में मिलती है, जो इसे चिकना और लसलसा बना देती है, जो भोजन नली में जो है आसानी से फिसल सकता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज। ये मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में बदल देता है और उसका पाचन अच्छे से हो जाता है। तो एक तो भोजन नली में उसका फिसलना और उसका अच्छा पाचन हो जाना, तो इसके अंदर चिकना और लसलसा बनाना, और वो जो एंजाइम है वो क्या काम कर रहा है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल रहा है, ये आप उसको बता दीजिएगा। तो पर्याप्त है, आपके 4 अंक भी मिल सकते हैं, 2 अंक भी मिल सकते हैं यहाँ पे आपके इसके लिए। अब मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, क्योंकि इसका पौधा 1 वर्षीय होता है और इसका पुष्प द्विलिंगी होता है। अभी इसमें तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि इसमें विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, है ना, और आसानी से उग भी जाते हैं। तो कुछ भी आप 2 पॉइंट जरूर आप इसमें लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपके 12वां प्रश्न लेते हैं अपन। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण के ऊपर प्रश्न है कि वो निर्धारण किस पर पाया जाता है, वाई गुण सूत्र पर डिपेंड करता है, क्योंकि XX और XY का जब ये जो लिंग गुण सूत्र होते हैं तो उसमें क्या होता है, माता से X गुण सूत्र मिलता है और पिता से अगर Y गुण सूत्र मिला तो लड़का और X गुण सूत्र मिलने पर लड़की। ये इस तरह का उत्तर आपको लिखना चाहिए, बहुत सटीक उत्तर आपको इस तरह का बनाकर देना चाहिए। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे कि ओम का नियम। तो ये आपके विद्युत वाले पार्ट से 2 अंक का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। ओम का नियम कि किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V अनुक्रमानुपाती आई, इतना पर्याप्त होगा ओम के नियम को लिखने के लिए, केवल परिभाषा लिखना चाहिए। लेकिन एक बात बता देता हूँ, इस चैप्टर में तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 अवयवों के नाम, तो प्रयुक्त 2 अवयवों के तो कोई भी 2 लिख सकते हैं फिर आप, वैसे आपको पूरे 11 तैयार करना चाहिए सिंबल।
लेकिन अगर आपसे कोई दो पूछे तो फिर ये वाले लिखिएगा वामीटर और वोल्टमीटर, क्योंकि इसमें गलती नहीं होती। एक में ए लिख देना, एक में वी, इधर प्लस और इधर माइनस, और ये तार बना देना, तो ये आपका काम हो जाएगा। तो चलिए 12 हमारे प्रश्न हो गए 2-2 अंक के। अब हमारे पास जो गुंजाइश बची वो केवल 3 और 4 अंक के हैं, तो 3-3 के 3 आने वाले हैं और 4-4 के भी 3 आने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल कर रहा हूं। तो अब अपघटकीय अपमार्जक क्या है, तो ये इसका जवाब, और ओजोन परत का आपका महत्व। तो अपघटकीय अपमार्जक जो मृत जीवों का मार्जन करते हैं उनको अपघटकीय अपमार्जक कहते हैं, और ओजोन परत का तो आप महत्व लिख दीजिएगा कि हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है, जिससे त्वचा का कैंसर वगैरह नहीं होता, और ये समताप मंडल में पाई जाती है, और इसको नुकसान कौन पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये बहुत सटीक आपका उत्तर आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो ये पर्यावरण वाले पार्ट से 2 नंबर का एक प्रश्न आपका हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और आपका बचा है अभी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, है ना। देखिए 4 तो प्रश्न वो हो गए आपके वस्तुनिष्ठ वाले, और 12 आपके ये हैं, तो 12 और 4 कुल 16 प्रश्न बनेंगे। तो 12 प्रश्न आपके 2-2 अंक के भी हैं अभी। तो इसमें फिर मैं आपको 3 और 4 पर ले जाऊंगा। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मैंने लिया है चुंबक वाले चैप्टर से, और याद रखना चुंबक वाले चैप्टर से जो धारा का चुंबकीय प्रभाव, वहां से 2 प्रश्न बनने वाले हैं। तो मतलब 2-2 अंक में 4 प्रश्न मिलेंगे अथवा सहित वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, कि अगर आपने अपने दाहिने हाथ में किसी तार को पकड़ा हुआ है जिससे करंट बह रहा है, तो आपका अंगूठा अगर विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, तो उंगलियां उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताएगी। आप ये ध्यान रखना कि अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में। इन सारे प्रश्नों को अगर विस्तार से डिटेल में समझकर भी पढ़ना हो तब भी मैं आपको अलग से, आप चैनल पर भी जाकर इनको सर्च कर सकते हैं। फिर आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, मैंने अभी जस्ट ये वीडियो अपलोड किया था अभी डायग्राम सहित, लेकिन यहाँ चूंकि 2 नंबर में है तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब धारा प्रवाहित होने पर उसके आसपास अगर चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र आ जाए तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण, क्योंकि मैंने कहा अभी 2 प्रश्न आने वाले हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र होती है और एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, और इन्हीं से संबंधित ये कि वो क्यों नहीं काटती है। तो आप बता दीजिएगा कि यदि मान लीजिए वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होगी और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। अभी मान लिया कि काटती है तो काटेगी तो 2 स्पर्श रेखाएं होगी कटान बिंदु पर, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएगी, 2। ये संभव नहीं है, इसलिए नहीं काटती है। हमने इसको चित्र सहित भी चैनल पर एक इसका वीडियो बनाकर बहुत अच्छे से रखा हुआ है, अगर आपको समझना हो तो आप वहां जाकर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप कर सकते हैं। अब हमारा 16वां प्रश्न, मतलब 2 अंक का आखिरी प्रश्न, कि कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम, तो हीरा और ग्रेफाइट, और सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो कार्बन से एक 2 अंक का प्रश्न आपका इस तरीके से बन सकता है कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो ये आपके 16 प्रश्न हो गए, मतलब आपके 4 तो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हो गए और 12 2-2 अंक के हो गए। तो ये आपके 16 प्रश्न अब कंप्लीट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 और 4 नंबर के 3 के 3। अब यहां देखिएगा 3 नंबर का जो हमारा पहला प्रश्न बन के आने वाला है वो रासायनिक अभिक्रियाओं से बनने वाला है। तो उसमें आपको कोई भी एक अभिक्रिया पूछी जाएगी। तो जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मान लो पूछ लिया, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिसे उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और आप चूने का उदाहरण दे दीजिएगा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा बन जाएगी। तो ये वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, और यही संयोजन अभिक्रिया का भी आपका उदाहरण बन सकता है। इसके अथवा में प्रश्न मैंने लिया है विस्थापन अभिक्रिया, कि वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पे कॉपर जो है इस आयरन को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो ये आयरन जो है इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो ये आयरन सल्फेट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये Fe इसकी जगह आ जाएगा और Cu को यहाँ से बाहर कर देगा। तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये 3 अंक में आपका रासायनिक अभिक्रियाओं से एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो आप जब भी तैयारी करें तो ध्यान रखिएगा कि आपको 5 रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि वहां से आपका एक 3 अंक का प्रश्न बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। संचारण दे सकते हैं, विकृत गंधिता भी आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका मैं ले रहा हूं 3 अंक का अगला प्रश्न, जो आपका आने वाला है रंग बिरंगा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से। तो मैंने इसमें टॉप प्रायोरिटी पर लिया है मानव नेत्र का चित्र और प्रिज्म से विक्षेपण का चित्र। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब आप इस तरीके से जाते हैं
तो ये देखिए आप ये यहाँ से इस तरीके से आते हैं, ये 3 अंक के 4 लिखे हैं, एक्चुअली 4 नहीं है 3 है, तो ये 9 हो जाएगा। ये लास्ट ईयर 3 अंक के 4 हुआ करते थे, अभी तो 3 अंक के 3 आएंगे। तो एक तो आपका हो गया था रासायनिक अभिक्रिया से, और दूसरा हम ले रहे हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो देखिए जब ये यहाँ आते हैं ना आप, तो यहाँ से इसको जब 7 भागों में आप बांटते हैं तो इस एक ही पॉइंट से बांटिएगा, और जब यहाँ से आप बाहर निकलते हैं तब भी ध्यान रखिएगा कि ये प्रकाश की किरणें ऐसी कुछ नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को काटने लग जाए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये बेजा निया पीनाला, ताकि चित्र आपका बहुत स्पष्ट बने, और ये इस आधार से ऊपर की तरफ, और बहुत आदर्श चित्र है। आप ऐसा चित्र एग्जाम में बना दीजिए, पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। मानव नेत्र में भी आप बहुत साफ सुथरा चित्र बनाएं तो आपको पूरे अंक प्राप्त होने की संभावना रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है नियंत्रण एवं समन्वय से। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नियंत्रण और समन्वय से 3 अंक का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो उसमें तंत्रिका कोशिका का जो नामांकित चित्र है, तंत्रिका ऊतक का जो हमारा वो है न्यूरॉन, उसका नामांकित चित्र आपको पूछा जा सकता है। तो बहुत सिंपली ये नामांकन आप कर दीजिएगा, हिंदी में करना चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में करना चाहे तो इंग्लिश में, लेकिन आप बना दीजिएगा द्रुमिका, केंद्रक, कोशिका का, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका का अंतिम सिरा। इतना नामांकन जरूर करिएगा, और ऐसा चित्र बना दे, पूरे अंक आप लेकर जाएंगे। और सही जगह पर राइट प्लेसमेंट, राइट प्लेस पर आप नामांकन कीजिएगा, जो जहाँ बिल्कुल सही जहाँ पर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसमें 3 अंक में मैंने एक प्रश्न लिया है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है वो और अनैच्छिक क्रियाएं। एक्चुअली प्रतिवर्ती क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं लिखा है, एक्चुअली अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर। अनैच्छिक मतलब जिसको हम सोच विचार कर नहीं कर पाते, और प्रतिवर्ती है कि अचानक हो जाती है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है, और प्रतिवर्ती क्रियाओं का मेरुरज्जु द्वारा होता है। जैसे हृदय का धड़कना, हमारे हम सोच विचार कर तो नहीं कंट्रोल कर पाते उसको, है ना, और गर्म वस्तु छुआ और एकाएक हाथ पीछे हटाना पड़ा तो वो प्रतिवर्ती क्रिया हो गई, है ना। तो ये आप अंतर अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाओं का कीजिएगा, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि नियंत्रण और समन्वय से कोई 3 अंक का प्रश्न लिया जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि वो जो चित्र है न्यूरॉन वाला, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में कोई इस तरह का एक प्रश्न भी संभावित है। अब 3 अंक में फिर से हम आते तो अम्ल, क्षार एवं लवण पे एक 3 अंक का प्रश्न, नहीं 3 अंक के तो हमारे प्रश्न पूरे हो गए, अब 4 अंक के प्रश्न। तो 4 अंक में अम्ल, क्षार एवं लवण पर एक 4 अंक का प्रश्न बनेगा, मतलब 4 अंक के 3 प्रश्न हैं, एक कार्बन से, एक अम्ल, क्षार, लवण से, और एक जैव प्रक्रम से। तो ये हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण से मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, HCl प्लस NaOH, ये क्षार हो गया। तो ये देखो Na और Cl जुड़ गए तो ये NaCl हो गया, ये लवण हो गया और ये जल हो गया, H2O अलग कर दो। तो इस तरीके से आप जब सूत्र लिखते हैं तो ये आपको बनाना आसान हो जाएगा कि NaCl बन गया। इसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें मैंने 2 प्रश्न ले लिए हैं, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रश्न अवश्य आएगा जिसमें विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरह के जो रहेंगे उनके उपयोग और इनके जो सूत्र वगैरह जरूर पूछेंगे। तो विरंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, CaOCl2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O। ये तो जरूर एग्जाम में इस तरह के 4 हैं कुल, इनमें से चारों के आप सूत्र और उपयोग जरूर याद करके जाइएगा। ये जिसमें 2 और है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा। तो मैंने यहाँ इनके उपयोग ले लिए हैं। धोने का सोडा साफ सफाई और धोने में, कागज़ और साबुन और कांच उद्योग में। बेकिंग सोडा पेट की एसिडिटी को दूर करता है और बेकिंग पाउडर बनाता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ओके। अब कार्बन के अंदर आप आ गए। कार्बन में आपके कितने प्रश्न हैं? तो कार्बन में आपका एक प्रश्न आएगा 4 अंक में। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैंने इंपॉर्टेंट मानी है। तो याद रखिएगा कि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं तो कार्बन से रिलेटेड ही एग्जाम में पूछी जाती है। तो कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है, तो फिर क्या है कि वो उसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका ध्यान रखना, 1 2 3 और 4। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन लगाना है तो 4 हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। तो कार्बन के 8 पूरे करना है तो एक एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और 4। आपको पता है संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अब ऑक्सीजन के लेंगे तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो ये आपका 4 तो यहाँ हो गए, 2 यहाँ लगा दीजिएगा, 4 यहाँ हो गए, 2 यहाँ अंदर इस गोले में डाल दीजिएगा। तो कार्बन के आपको 8 पूरे करना है, ये आप प्लानिंग में रखिएगा कि कार्बन के गोले के अंदर 8 किसी भी तरीके से पूरे हो जाए। ये इसका शार्ट तरीका है याद रखने का। हालांकि मैंने इनको बहुत विस्तार से अलग से वीडियो में भी बताया है, तो आप चैनल पर जाकर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखकर आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है। तो इसकी ट्रिक भी मैंने आपको चैनल पर मैंने बताई हुई है कि किस तरह की ट्रिक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सरल पॉइंट बनाए हैं। कठोर जल में
सफाई क्रिया, निम्नीकरण और सामग्री। तो कठोर जल में झाग नहीं देते, झाग देते हैं। सफाई क्रिया अपेक्षाकृत कमजोर, अपेक्षाकृत बेहतर। निम्नीकरणी में जैव निम्नीकरणी या जैव निम्नीकरणी। सामग्री तो बोले प्राकृतिक सामग्री से बनते हैं, कृत्रिम सामग्री से। मोस्ट आईएमपी रहेगा, है ना। और 4 अंतर है, आप करके जाइए, प्रिपेयर करके जाइए, आपको एग्जाम में मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो यहाँ से मैंने कहा कि कार्बन के भी आपके 4-4 नंबर के दोनों प्रश्न हो गए। अब आखिरी में नंबर बचा है आपका, लास्ट वाला जो बचा है वो क्या है आपका आखिरी, मतलब 22वां प्रश्न जो है वो है जैव प्रक्रम से। तो जैव प्रक्रम में मुझे ऐसा लगता है कि नामांकित चित्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जैव प्रक्रम में मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और किसी एक साइड नामांकन कर दीजिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर चीज़ डबल है तो फिर उसको लिखने के लिए हमको इस तरीके से बनाना चाहिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, एक मैंने यहाँ बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन ले लिया, लेकिन इससे वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैंने इसको इसलिए ले लिया है कि मुझे लगता है इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न पथ, अगर कोई टफ क्वेश्चन डालने की कोशिश करेगा तो फिर ऐसा कर सकता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, वायवीय श्वसन होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और अवायवीय श्वसन होगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। वायवीय होगा तो जल CO2 ऊर्जा, और अवायवीय होगा तो इथेनॉल CO2 और ऊर्जा। तो यहाँ जल है और यहाँ इथेनॉल है, ठीक है। तो ये आप इस तरह का बना सकते हैं, और वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर को भी आप इसके साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों में आपके काम आ जाएगा। तो आपने अब देख लिया कि किस तरह से 22 क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना है। 1-1 अंक के 30 प्रश्न, 2-2 अंक के 1-1 अंक के 30 प्रश्न हो गए, 4 भागों में बटेंगे, और 2-2 अंक के 12 प्रश्न, 3 के 3 और 4 के 3, कुल मिलाकर 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के हैं, ओके। और 12 प्रश्न 2-2 अंक के हो जाएंगे, 12 और 4 16, 3 अंक के 3 प्रश्न 16 और 3 19, और 3 अंक के 4 प्रश्न 19 और 3 22, टोटल 22 क्वेश्चन पर ये 75 मार्क्स आपके रहेंगे। और मैंने मोस्ट आईएमपी शुरुआती प्रश्न इसमें दे दिए। लेकिन जब आप इस पेपर से अपना कुछ क्वेश्चंस वगैरह और निकालना चाहे तो इस पेपर के पैरेलल रख के उन क्वेश्चंस को निकाल लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज सेकंड आंसर शीट और सेकंड क्वेश्चन पेपर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, इसलिए सबसे पहले आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। फर्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एंड पेपर ये मेरी ओर से आपको दिया जा रहा है। थैंक यू।